60,000 आदमियों के प्रोग्राम को मेरे लिए बड़ा मत समझो। ये 10 करोड़ रुपए का घर कैसे बना? 1 करोड़ रुपया फीस लेता है यहाँ तक आने की। आप नाम लेने से भी झिझक रहे हो। धीरेन्द्र शास्त्री। ये इस प्रकार की बातें आप सोशल मीडिया पे वायरल होने के लिए, हवा बनाने के लिए नहीं कर रहे। जिस दिन हरियाणा का यूथ जाग गया और मेरा साथ देना शुरू कर दिया ना, उस दिन मैं सिखाऊंगा राजनीति क्या होती। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान से फंडिंग है। अगर मंदिर मस्जिद से ही देश का हाल होता है तो फिर मेरा मानना ये, घरों में मत रहो, हर चीज को मंदिर मस्जिद बना दो। और आप लोगों के सामने मैं ये सेट करता हूँ, मैं मुंह ढक देना। अगर एक औरत का हो सकता है उसका खुद का बच्चा भी पीछे से देख के ये बोल दे अपनी माँ को क्या माल है। अगला चुनाव आप लड़ेंगे? वसंता लगभग कोई करोड़ों रुपए का। ये जो दवाइयों का काम है वो काम ना तो मेरा है ना मेरे नाम है। यूट्यूब फेसबुक से तो आप भी कमाते हो। कृष्ण भगवान की शादी में कितनी गायें काटी गई। हरियाणा के अंदर हर मंदिर और गौशाला में जब रागनी प्रोग्राम होता है उसके अंदर लड़कियां नचाई जाती हैं। जो आरती जी हैं उनके बारे में कहा जाता है कि उनके और आपके उनकी शादी से पहले ही कुछ संबंध है। ये आंखों में पानी अभी भी आ रहा है आपकी बात सोचते हुए। पाजी गरीबी बहुत नजदीक से देख रखी है, गरीब की क्या हालत होती है ये अच्छे से जानते हैं। मेरी पत्नी पर्दे के पीछे सबसे ज्यादा रोती है। अंदर से बहुत स्ट्रोंग हूँ मैं जेल जाने से नहीं डरता, मैं मरने से नहीं डरता, मैं कटने से नहीं डरता। घर से निकलता हूँ कभी ये नहीं पता होता मैं वापिस आऊंगा या नहीं आऊंगा। हर्ष भाई नमस्कार। भाई को राम राम। कैसे हैं जी आप? बहुत बढ़िया, आप बताओ। मैं बढ़िया हूँ जी। मैंने एक आपके प्रोग्राम अटेंड करने के बाद एक वो डाली सोशल मीडिया पे फोटो। काफ़ी भाइयों के मेरे पास मैसेज आए कि आप तो बिक गए। तो मैंने खैर उनको ये भी कहा कि ऐसा कौन सा हर्ष भाई ने मेरे इतनी राज्यसभा की सीट दे दी जो मैं बिक गया जी। दूसरा मैंने ये भी कहा उसमें बीच बीच में कि कुछ मुद्दे ऐसे हैं, पाखंडवाद वाला जो बहुत एक्सट्रीम मुद्दा है उसको लेके, या सरकार की जो गलत नीतियां हैं उनको लेके हम आपका पूर्णतः उन बातों पे समर्थन करते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। इसके अलावा भी अगर हम बात करें तो लोगों के इल्ज़ाम आ रहे थे बार बार, ब्लेम, वो हर बात पे आप पे ब्लेम लगा रहे थे। और शायद हो सके कि कुछ लोग यूँ भी समझे इसको, हमारी बातचीत को, कि स्क्रिप्टेड है। तो मैं पहले ही बता दूं, हाँ स्क्रिप्टेड है भाई, अगर आपको ऐसे ही समझना है तो इस बात को। मतलब आज बैठने का मतलब ये है कि मैंने आपसे जो कहा था, मैंने आप पे ये कही थी कि इस बातचीत में सिर्फ मैं ब्लेम लगाना चाहूँ। किस प्रकार के और कैसे कैसे ब्लेम लगेंगे वो बातचीत तय करेगी। ब्लेम ऐसे बहुत सारे हैं। सब तो बड़ा ब्लेम तो जो फिलहाल चल रहा है वो ये है कि चंदा चोरी करके घर बना लिया। पहले तो मैं आपका एक चीज़ के लिए धन्यवाद करना चाहता हूँ जी। मेरे जीवन में मैं जिस इंसान को फॉलो करता हूँ, जिससे सीखता हूँ, उनमें से आप एक हो, जिससे मेरे को नॉलेज मिलती है। सीखना सिखाना ज़िंदगी है, उम्र उसमें देखी नहीं जाती। तजुर्बा किसी का भी ज़्यादा हो सकता है किसी भी चीज़ में। तो आज मैं उस इंसान के सामने बैठा हूँ जिनसे मैं सीखता हूँ, मतलब इंस्पायर होता हूँ। आपके इल्ज़ाम भी मेरे को अच्छे लगेंगे। मैं चाहता ये हूँ कि कोई एजुकेटेड पत्रकार बातें करे, एजुकेटेड इंसान बात करे, उससे मैं कुछ ना कुछ सीख के घर जाऊँगा। अब बात आती है आपके इल्ज़ामों की। अब आप बताइए क्या बोला था आपने? चंदा चोरी करके घर बना लिया। जी जी। कितना क्या चंदे की बात हुई आपकी नज़रों में? आपने आइडिया भी लिया होगा कि कितना चंदा लिया है, कहाँ से लिया है? ये एक नॉर्मल एक बात है लोगों की। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान से फंडिंग है, कुछ लोग ये कहते हैं मेवात से फंडिंग है, कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई सिर्फ मुसलमानों ने चंदा दे रखा है, और वो भी इसलिए दे रखा है कि पाखंडवाद के खिलाफ जो है वो हिंदू धर्म को टारगेट करते हैं, तो मुसलमान ने चंदा दे रखा है और चंदा चोरी करके वो कर लिया, घर बना लिया। जो कीमत बताई जा रही है ना घर की, उसमें भी लोग कह रहे हैं ये सेम चीज़। कीमत क्या? ये एक हवा में बात तैर रही है कि भाई 10 करोड़ का महल बनाया है, इसको चंदे से बनाया है। अब आपकी बातों का जवाब पहले तो ये है, मैंने कई बारी सोशल मीडिया के माध्यम से एक ऐलान किया है, अगर मैंने किसी के 10 रुपये खा रखे हैं, सोशल मीडिया पे आके मेरे घर पे आके प्रूफ कर दे। अगर कोई प्रूफ करता है मैं उसको दुगने तो पैसे दूंगा। स्वयं सोशल मीडिया पे उसकी वीडियो डालूंगा, इस भाई के मैंने पैसे खाए हैं, इतने खाए हैं, और ये आज इसको दुगने करके लौटा रहा हूँ, और आप लोगों के सामने मैं ये एक्सेप्ट करता हूँ मैं चोर हूँ। कहने वाले पता नहीं क्या क्या बोल देते हैं, लेकिन आज तक कोई सामने तो नहीं आया। दूसरी चीज़, आप चंदे की बात ही करते हो, तो चंदे से
किस किस ने घर बनाए? चंदे से घर बनता हो तो आज तक सभी बना लेते, गरीब कोई भी नहीं होता। सबसे पहले तो चंदे से घर बनाना चाहिए उन भिखारियों को जो रेलवे स्टेशन पे बैठ के भीख मांगते हैं, बस स्टैंड पे बैठ के भीख मांगते हैं। भीख से या चंदे से कभी घर बन सकता है क्या? या तो भाई उस चीज़ को प्रूफ करो। अगर प्रूफ नहीं करते और आप चंदा चोर इस टाइप का इल्ज़ाम लगाते हो तो इसका मतलब आपको मेरे से कोई ना कोई पर्सनल जलन है। प्रूफ कर दो, मैं मान लूँगा। अच्छा मैं, चलो ठीक है, मैं चंदा चोरी करता हूँ, मेरी पत्नी को, मेरे परिवार को, मेरे बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे मेरे रिश्तेदारों तो ये कहते हैं चंदा चोरी करते हैं, चंदा चोरी से घर बना लिया, चंदा चोरी से गाड़ी ले ली। कोई ये भी कहता, आपको खुद भी सुनने में आया होगा, किसी नेता मंत्री ने पैसे दे दिए। ये चीज़ें, ये बातें जब आप ऊपर जाते हो, एक गरीब घर से, गरीब परिवार से उठकर आप तरक्की करते हो, तो जब आपको इंसान रोक नहीं पाता ना, वो आपकी तरक्की से जड़ता है, वे आप पे ऐसे ही कोई ना कोई ऐसी बातें फेंकेंगे कि ये इन्हीं सवालों में उलझा रहेगा। और जैसे ही सफाई देनी शुरू करेगा, इसकी सफाइयाँ ख़त्म होगी, उसके बाद उनका नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आ जाता है, उसी के अंदर से फिर क्वेश्चन ढूंढ लेते हैं। अगर आप उनका रिकॉर्ड चेक करोगे या उनकी प्रोफाइल आईडी चेक करोगे, ज़्यादातर वे किसी न किसी पार्टी के वो वर्कर मिलेंगे जो सोशल मीडिया पर 5-10 हज़ार रुपये की नौकरी करके कीचड़ उछालने का कार्य करते हैं। तो ये जो इल्ज़ाम है, कुल मिला के आप ये कहना चाहते हो कि ये बेबुनियादी इल्ज़ाम लग रहे हैं लगातार, जो चंदा चोरी के आपके ऊपर लग रहे हैं? मैं नहीं कहता बेबुनियाद है, मैं चोर मानने को तैयार हूं, साबित करो। सीधी सी बात है, साबित करो दो, मैं मानने को तैयार हूं। दूसरी बात, आपने कितने चोरों को पकड़ा? जो इल्ज़ाम लगाते हैं उन लोगों ने आज तक कितने चोरों को पकड़ा है? चोर मैं बताऊं आपको, एक एमएलए की सैलरी कितनी होती मंथली? आपसे पूछ रहा हूँ। लगभग 2 लाख के आसपास। 2 लाख के आसपास, शायद 2 लाख रुपए उसको खर्चा भी मिलता है, फोन का, हाँ, काफी। डीजल का। 4 लाख रुपए हो गए। 1 लाख और मान लो किसी भी चीज़ का, 5 लाख रुपए लगा लो। सालाना उसके कितने रुपए हो गए सैलरी के? 12 पंजे 60 लाख। अब 60 लाख में 5 साल के अंदर उसके कितने रुपए हो गए? 6 पंजे 30, 3 करोड़। 3 करोड़ रुपए वो सालाना कमाता है, वो खर्चा भी करता है, गाड़ी भी घुमाता है, शहर के अंदर भी रहता है। भाई साहब, किसी ने आज तक पूछा? एक बार एक एमएलए चुनाव लड़ने के बाद 5-5 करोड़ रुपए की 10-10 तो गाड़ियां खड़ी कर लेते हैं, 50-50, 100-100 करोड़ रुपए का मकान बना लेते हैं। क्या ये पत्रकार, क्या ये सोशल मीडिया किसी एमपी एमएलए से पूछ सकती है ये कि आपकी टोटल सैलरी तो 3 करोड़ थी, उसमें आपने घर को भी चलाया, गुजारा भी कराया, ये 500 करोड़ रुपए का, 1000 करोड़ रुपए का बिजनेस कैसे खड़ा कर दिया? वहाँ सवाल नहीं कर सकते, क्योंकि पहले तो वो इनका गला पकड़ेंगे, फिर इनको कूटेंगे, फिर इन पे मुकदमा लगवाएंगे। वो हमारे जैसों को रोक सकते हैं, उनको हमारे जैसों को आगे नहीं बढ़ने देना। उनको ये शांति नहीं है कि गरीब घर से ऊपर उठ के ये तरक्की क्यों कर रहा है, ये किसी से सवाल जवाब क्यों करता है। अगर मेरे सवाल में कोई कमी हो, मैं बोलता हूँ असली चोर तो वो लोग होते हैं, असली लुटेरे तो वो लोग होते हैं, हमारी मेहनत से हम जो टैक्स देते हैं उससे वो अपना घर भरते हैं। भाई साहब, रोकना तो उनको रोको। दूसरी बात, क्या हर शिकारा ने पहली बार मकान बनाया? मकान तो आधे देश ने बना रखा है। मतलब इस बात को भी मुद्दा बना दिया कि चंदे से मकान बनाया, चंदे से मकान बनाया है। भाई साहब, हरियाणा के अंदर बहुत सारे यूट्यूबर होंगे आपकी नज़र में भी, जो एक सोशल मीडिया के माध्यम से पैसे कमाते हैं। आपको पता होगा यूट्यूब, फेसबुक पैसे देती है जी। और आजकल तो ये ऐड भी बहुत ज़्यादा करने लगे कि एक ऐड के 15-15, 20-20, 30-30 हज़ार रुपये लेते हैं। यूट्यूब फेसबुक से तो आप भी कमाते होगे? बहुत ज़्यादा कमाता हूँ, कमाई दिखा दूँ आज आपको? नहीं, आप अगर दिखाना चाहते हैं तो बिल्कुल। मैं 2015-16 से मैंने फेसबुक चलानी शुरू की थी, शायद 15 से। और मैं सबसे पुराना, ये जितने आजकल जो आ रहे हैं इन सबसे पुराना हूँ। मैंने ही, मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक बनाई थी, मैंने ये बताया था लोगों को शेयर कहाँ से होता है। शेयर टू ग्रुप का मेरा डायलॉग भी बड़ा फेमस था। वीडियो को कैसे शेयर करते हैं? सोड़े हाथ न शेयर का बटन होगा, वहाँ जाकर ओड़े हाथ न ग्रुप होंगे, शेयर टू ग्रुप कर दो, सभी ग्रुपों में शेयर कर दो। और तो मैं उस टाइम से फेसबुक चलाता हूँ, तो शायद फेसबुक की पकड़ मेरी थोड़ी ही ज़्यादा होगी उस चीज़ पे, सोशल मीडिया पे। ये जो आजकल एक दो अपने पहलवान भाई हैं, जैसे कि उदाहरण के तौर पर नाम बताता हूँ, राहुल धांधलानिया भाई है, शायद देसी लड़का, बड़ा अच्छा लड़का है, उसकी पीठ पीछे हम उसकी बातें करें तो अच्छा ही होगा। उस लड़के ने, उसके अंदर एक क्वालिटी मेरे को अच्छी लगी, उसने आज तक किसी की ऐड नहीं की है, वो चाहो तो कर सकता है। ठीक बात है।
यानी कि उसने ऐड से रुपया नहीं कमाया है, लेकिन वो स्वयं कमाई बताता है कि मेरी सोशल मीडिया पे यार अर्निंग है, मैं जो ब्लॉग बनाता हूँ। उस चीज़ से उसने घर बना लिया, उस चीज़ से उसने गाड़ी ले ली। क्या उससे किसी ने सवाल जवाब किया? एक और है सुंदर सांगवान भाई, वो मेरा भाई उसने सोशल मीडिया की कमाई वो खुद दिखाता है। हालांकि मैं नहीं मानता कि उन्होंने इतने कमाए होंगे सोशल मीडिया से, उनके अपने पर्सनल काम धंधे भी होंगे बेचारों के, मेहनती भाई हैं वे, मैं उन पे कोई उंगली नहीं उठा रहा। मैं उनकी तारीफ करते हुए ये बताना चाहता हूँ, सुंदर सांगवान ने शोरूम किया है, कोठी खड़ी कर दी सिर्फ सोशल मीडिया की कमाई से। बहुत सारी लड़कियां हैं जिन्होंने सूटों की दुकान खोल ली, सूटों का बिजनेस खोल लिया, जिन्होंने सूटों की जो ब्रांच हो 1-1 करोड़ रुपए की देने लगी, और उसी ब्रांच में चीफ गेस्ट जाती हैं तो चीफ गेस्ट जाने की थार गाड़ी लेती हैं। उन पर तो किसी ने उंगली नहीं उठाई। दुनिया भर के घर बैठकर वैद कुछ कुछ बेच कर ऐड कर रहे हैं, उन पे तो किसी ने उंगली नहीं उठाई। आप पैसा कैसे कमाते हो? आरएस चिकारा आज आपके सामने कुछ दिखाना चाहता है और आपको वो देखना पड़ेगा। पहले तो मैं आपको अपनी फेसबुक की कमाई दिखाता हूँ, मैंने कितनी तरक्की और कितनी कमाई की है। ये आरएस चिकारा का यूट्यूब चैनल है। साफ शब्दों में क्या लिखा हुआ? यूअर चैनल इज नॉट करंटली एबल टू अर्न। इसका मतलब तो पता होगा? पैसे कमाने के आपका चैनल योग्य नहीं है, योग्य नहीं है। अब मैं दिखाता हूँ आपको फेसबुक पेज मेरा स्वयं का, जनवरी 2015 से दिखा रहा है ये कितने रुपए मैंने कमा रखे हैं ध्यान से देखो। $0 $0। अब ये फेसबुक पेज की ऐड के लिए भी आपको दिखाता हूँ, इस पे क्या लिखा हुआ स्वयं देख लो आप। नहीं चला सकते, ठीक नहीं चला सकता ना मैं। अब बात यह आती है, मैं सोशल मीडिया से मंथली बताता हूँ 10 लाख रुपए मैं कमा सकता हूँ। मेरी बहुत सारी वीडियो करोड़ों में, लाखों में, मिलियनों में जाती हैं। डेली मेरे पास काम है, डेली मैं समाज सेवा करता हूँ, डेली मैं कुछ ना कुछ डालता हूँ। जब मैं मेरी सोशल मीडिया से 1 रुपया नहीं कमा रहा, ये तो मेरा अधिकार होगा ना। तो ये तो स्क्रीनशॉट दिखा रहे हो ना आप, भाई साहब हो सकता है कुछ छुपा लिया हो आपने। आप एक काम करो ना, आपको निकालना नहीं जी, ये बात आपकी अच्छी है। ये देख, यूआर अकाउंट हर चिकारा रीड ओनली, आईडी का वो लिखा हुआ है पूरा। ये रहा मेरे अंगूठे के पास, देखो जी। ऐसे मत देखो, स्क्रीनशॉट मत देखो। नहीं, देख लिया। आप एक काम करो ना, सोशल मीडिया अच्छी चलानी आती होगी जी, आपने उससे भी तो निकाल सकते हो। मेरी वीडियो पे ऐड चालू या नहीं? बड़े खतरनाक लोग पड़े, सब कुछ निकाल देते हैं आपके खाते में, ये भी बता देंगे पैसा कितना है। ये तो मेरी सोशल मीडिया। अब मैं इन पे ऐड चालू क्यों नहीं कर रहा, मैं पैसे क्यों नहीं कमाता, मैं मेरे खाते से क्यों नहीं जोड़ता? उसका कारण क्या है? हर्ष छिकारा नाम से फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पे 2,500 प्लस सोशल मीडिया अकाउंट बने हुए हैं। वे जो अकाउंट बने हुए हैं वे सब भाई मेरी वीडियो डालते हैं, मेरे चाहने वाले हैं, मेरे से प्रेम करने वाले हैं। वे सब अपने घर में बैठ कर अपने भाई के नाम से, मेरे नाम से पैसे कमाते हैं मंथली। मेरे को संतुष्टि होती है। अगर मैं इन पे ऐड चालू करने लग गया तो उन सब के पास कॉपीराइट जाना स्टार्ट हो जाएगा, वे पैसे नहीं कमा पाओगे। अकेला हर्ष छिकारा पैसे कमाने लग जाएगा। आपका फिर मेन काम जो है दवाइयों का ही है। मैं पहले इस बात को खत्म करता हूँ, दवाइयों के काम पे फिर आता हूँ जी। आपके सवाल कही थे ना। अब एक सतपाल मेला नाम का लड़का है भादरा से जी, हर्ष छिकारा टीम भादरा के नाम से चैनल है। 2 साल के अंदर उस लड़के ने मेरी वीडियो डाल डाल के, मैं प्राउड फील करता हूँ, उसने मकान खड़ा कर दिया दवाइयों का काम करके। मेरे वाला ये मतलब अपने यहीं से काम करता 60 लाख रुपए का मकान बना दिया 2 साल में। मैं प्राउड फील इस मारे करता हूँ, वो भाई कहीं ना कहीं मेरे को दुआएं देता होगा कि हर्ष भाई के नाम के कारण मैं कमा के खा रहा हूँ। एक राजपाल सिसोदिया भाई है, राजपूत समाज का मेरा अपना, वो भाई मंथली 50 से 60 हजार रुपये कमाता है। पहले ट्रक चलाया करता सिर्फ वीडियो डाल के। एक विजू पलथाना भाई है, वो उसने कल स्क्रीनशॉट डाल रखा था कि एक फोटो पे हर्ष छिकारा के साथ मैंने एक फोटो डाला था भाई के साथ, उस फोटो पे पता नहीं कितने डॉलर आ रहे हैं। हर्ष छिकारा चाहता तो कितने रुपए कमा लेता खाली सोशल मीडिया से। जब सोशल मीडिया से मैं पैसे नहीं कमा रहा, पैसों की भूख नहीं है। अब बात करते हैं चंदे की। चंदे की बात भी आप लोग के सामने मैं थोड़ा दिखाना चाहता हूँ आज। ये है हर्ष छिकारा जन सेवा ट्रस्ट मेरा खाता।
पैसे देखो कितने इसके अंदर टोटल 63,700। 63,764 रुपये 69 पैसे। ये हजार ही होगा, लाख तो नहीं। हजार है, चेक कर लो। आपके पास स्क्रीनशॉट वैसे मैं भेज दूंगा। हाँ जी, हाँ जी। ये मेरा एक ही अकाउंट है आपके पास? भाई साहब मैं मेरे अकाउंट सारे दिखाऊंगा आपको, चिंता मत करो। मेरे नाम से आपको बहुत सारी डिटेलें मिल जाएंगी, बेनिश्चित रहो आप। अब है मेरा ये अकाउंट है HDFC बैंक का। मेरे अकाउंट में लास्ट आज तक जो रुपये इकट्ठे हुए हैं वो ये हुए हैं, 2,79,556 रुपये हुए थे। 2022 से इस अकाउंट को HDFC बैंक ने फ्रीज कर रखा है। मेरे खाते में आज तक ये रुपये हुए हैं। इससे दूसरा जो अकाउंट की बात करते हो, मेरे पास कोई अकाउंट या कोई चीज़ ऐसी है नहीं जो मैं चलाता हूँ, मैं यूज़ करता हूँ, ये मेरी कमाई है। अब बात करते हैं दवाइयों वाली, जो आप दवाइयों की बातें कर रहे थे। जिस वक्त ये अब सरकार की तरफ से जो भी जांच चल रही थी, मेरे पे कोई शक या शंका थी, उस टाइम पे मेरे सारे खाते चेक हुए थे। एक हफ्ते तक सब कुछ चेक हुआ था। कहाँ से कमाई आती है, कहीं पाकिस्तान से फंडिंग तो नहीं होती, कहीं मेवातियों से फंडिंग नहीं होती। 34,000 रुपये मेरे खाते में मिले, 96,000 रुपये मेरी पत्नी के खाते में मिले। रही मकान को किराए की बात वाली जो बात है, या ये कहते हैं कि किसी नेता का नाम लेकर उसने 10 करोड़ 20 करोड़ रुपए दे दिए होंगे, उन्होंने तब मकान बनाया। अब मैं आपको इस चीज़ का भी स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ, चुनाव कब था और मकान बनाना स्टार्ट कब हुआ था, ताकि आपको इस चीज़ का अच्छे से पता लग सके। अब सबसे पहली चीज़ तो ये आती है, नेता जिन्होंने रुपये दिए, जो आदमी इस चीज़ का प्रचार करते हैं, मैं उन आदमियों से सिर्फ एक ही बात पूछना चाहता हूँ। मैं जब किराए के घर में रहता था तब तो किसी साथी ने मेरे को ये बात नहीं पूछी या ये बात नहीं बोली कि भाई आप दुख तकलीफ में रहते हो, कैसे रहते हो। किराए के घर में रहते हुए मैंने मदद की, चंदा लिया है, मैंने मना नहीं करता, लिया होगा चंदा लगभग कोई करोड़ों रुपए का, लेकिन उन गरीब बहन बेटियों के लिए लिया है जिनको मैं एक आखिरी उम्मीद लगता था। मेरे घर के बाहर आके जिन्होंने ये कहा भाई ना तो गाँव ने मदद की ना किसी साथी ने मदद की, उम्मीद करके तेरे दौर आए हैं भाई, तू मना मत कर दिए, तेरे घर के बाहर कार्ड धर कर जा, हाँ और जब तू नहीं आया ना भाई, हमारा ब्याह नहीं होगा, हमारे फेरे नहीं होंगे। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात ये है, आपने खाते दिखा दिए, पैसे खातों में नहीं, सोशल मीडिया से नहीं आ रहे। आपकी दवाइयों वाली जो कंपनी है, आप कह रहे हो वहाँ पे उनके अकाउंट में भी पैसे नहीं थे, उस समय आपके अकाउंट में नहीं थे पैसे, चंदा आपने लिया ही आप स्वीकार कर रहे हो। तो ये या तो चंदे का पैसा इस्तेमाल हुआ घर बनाने के लिए, या फिर जब आपने इलेक्शन लड़ा तो आप पे जो एक इल्ज़ाम लगता है कि आपने 5-7-10 करोड़ रुपए जो है वो दूसरे कैंडिडेट से, जो बीजेपी का कैंडिडेट था डॉक्टर अरविंद शर्मा, उनसे लिए। अब जो चंदे की आप बात कर रहे हो, आपकी बात मैं बता देता हूँ। जानना तो हम यही चाहते हैं, बना कैसे ये 10 करोड़ रुपए का घर कैसे बना? ये घर की बात पे तो बाद में आते हैं, पहले तो ये चंदे वाली बात तो क्लियर कर लेना जी। अब जो आप कह रहे हो चंदा दिया घर बनाने के लिए, ये फोटो देखो क्या डेट की है, डेट ऊपर लिखी हुई होगी साहब, 13 जुलाई 2024। हाँ जी। ये मेरी पत्नी ही होगी जी। मेरे ही घर की नींव रख रही होगी, दिखती होगी, हाँ वहीं पे जी, वहीं पे है। अब चुनाव जो था वो था 5 अक्टूबर का, और घर की नींव कब रखी गई? 13 जुलाई 2024 को। चुनाव 2024 को 5 अक्टूबर का, इसके 3 महीने बाद था। भाई साहब आप इतने महान कैसे हो गए कि आपको घर बैठे नेता 10-20 करोड़ रुपए दे देंगे, ले बेटा तू चुनाव लड़। अगर ऐसा हो तो मैं तो ये कहूँ सब हिंदुस्तानी जितने हैं सब लूट लो इन नेताओं को यार, सभी पैसे ले लो, ऐसे पैसे मिलते हो तो। भैया जी जब हमारी नींव पहले ही रख ली थी, हमारा घर पहले ही बनना स्टार्ट हो लिया था, घर बनने का एक कारण था। अगर मेरे पास पैसे होते सेक्टर 23 में घर बनाता मैं, वहाँ जंगल में जाके नहीं। सेक्टर 23 में एक मकान था, मकान नंबर 2238, उस मकान के अंदर मैं रहता था। वो 75% वाला था, यानी कि 25% बना हुआ, 75% खाली वाला। मकान के अंदर 2 कमरे थे। उस मकान के अंदर हम रहते थे तो उसका किराया 7,000 रुपये था। उसमें रहते हमने लंबा टाइम हो गया था। उस मकान की कीमत हमने जिस टाइम पे मिल रही थी वो हमने मिल रहा था 75 लाख रुपए का। हमने सारे यारे प्यारे रिश्तेदार तरफ ये मांग कर इकट्ठे करने की सोची,
क्योंकि मेरी पत्नी की उस मकान के साथ आत्मा जुड़ी हुई थी। आका हमने इस मकान में रहते लंबा टाइम हो गया, मैं ये लूँगी, हमारा जुगाड़ होगा जब बना लूँगी। हमने जोड़ तोड़ कर सब क्या लोन लाने की सोच साच कर जो भी जुगाड़ होया हमारा बैठा 65 लाख का। फिर हमने 5 लाख की और ब्याज पर बात करी तो 70 लाख का जुगाड़ होया, 75 हमारे से इकट्ठे नहीं हुए। अब जो 5 लाख रुपए थे वे इकट्ठे करने हमारे लिए मजबूरी होगी, कहाँ से करे, तो उसके ऊपर वो मकान छोड़ना पड़ गया। अब 2 महीने बाद वही मकान सेक्टर 23 के अंदर आ गया, बूम, वो प्रॉपर्टी बढ़ती बढ़ती वो करोड़ का हो गया, 1.25 करोड़ का हो गया, 1.5 करोड़ का हो गया। 2024 में जिस वक्त इस मकान की नींव रखी उस टाइम लाख रुपए के लगभग गज जमीन होगी, यानी कि 350 गज का जो मेन गली है, मेन गली के ऊपर लगभग 2.5 से 3 करोड़ रुपए का प्लॉट हो गया। अब हमारा इतना जुगाड़ था नहीं। अब इतना जुगाड़ नहीं था तो जहाँ जाते थे हमारे को एक बात बोलती थी पब्लिक, बढ़िया फिर है पंचायती बाड़े इतने बड़े पर है, किराए के मकान में पड़ा, खुद का मकान बना लेना। मेरे साले को यह बात पिंच हुई, उसने मेरे से एक बात कही, भाई शर्म आवा है घनी, चाहे कर्जा कितना हो जाए, किराया कितना हो, वो पैसा कितना उठाना पड़ जाए, पहले मकान बनाऊंगे। मन ने भी उसका मुंह देखा तो सेम उसकी बहन का भी मुंह था, मेरी पत्नी का। ये बातें सोचते हुए हमने प्लॉट लिया, जहाँ ये मकान बना रखा 4900 रुपये गज, 4900 रुपये गज, 1166 गज का प्लॉट, लगभग वो 50-51 लाख रुपया का प्लॉट पड़ा। अगर उसकी ज़मीन सेक्टर 23 में लेते 50 गज का फ्लैट नहीं आता, वहाँ वो ले लिया। वहाँ वो लेकर उसके ओटड़े करके एक कमरा बनाने की सोची थी पहले, जिस वक्त यह नींव भरी जा रही है। वहीं बैठकर चुनाव लड़ने की सोची थी। आग भाई चुनाव लड़ लिया तक की सारा है। वहां से हमने जब चुनाव लड़ने की सोची तो साथ के साथ हमारे मकान में चिनाई चालू थी। रुपये लगाए मेरे साले ने, रुपये लगाए आरती ने, मकान की मालकिन है आरती, नाम है उसके, मेरे साले की जो धर्मपत्नी है, दोनों रहते हैं यूके में, बाहर देश। मेरे जो ससुराल है, अगर आपने किसी वीडियो के अंदर भी देखा हो, उनका जो स्वयं का घर है, उनकी लिपाई भी उतरी हुई है। मेरे बच्चों को वो पालते हैं, क्योंकि मेरे जीवन का यही नहीं पता मैंने कितने दुश्मन बना लिए हैं। जब भी आप जुल्म के खिलाफ लड़ोगे, हक की आवाज़ करोगे, आपको पता नहीं होता आपने कितनी बड़ी दुश्मनाई मोल ले ली है। और उनका खुद का घर छोड़ के उन्होंने सबसे पहले मेरा घर इसलिए बनाने की सोची कि मैं बाहर भीतर घूमता हूँ हर समय, मेरा घर ठीक होगा तो हमारी इज्जत बनी रहेगी। काफ़ी लंबा संघर्ष, काफ़ी लंबा टाइम हो लिया किराए के मकान में रहते हुए। ते जो घर है, इस घर के अंदर जो पैसा लग रहा है, मेरा साड़ा, उसकी वाइफ, उन्होंने सारा पैसा लगाया है। अगर कोई दिल की बात करे, हर वक्त घर में गाय मिलेंगी 8-10 दूध देने वाली, दूध तक नहीं पीते, थैली का दूध ले आकर आज भी फ्रीज किसी टाइम आधी रात ने किसी पत्रकार ने भेज कर खुलवा के देख लियो, थैली का दूध पाओगा, मोल का दूध। शौक के लिए गायें रखता हूँ, उनका दूध उन्हीं के बच्चों को पिलाता हूँ। मन मेरे जीवन में मतलब कि जितना संघर्ष मैं कर रहा हूँ, वास्तविकता ये है शायद हरियाणा में कोई कर रहा होगा, और उसके बाद भी हम सोशल मीडिया पर गाड़ियाँ खाते हैं चंदा खाने की। यानी कि मेरा परिवार, मैं असल में तो चंदा क्या, मैं अपने घर को खा रहा हूँ भाई, मेरी ससुराल को खा रहा हूँ, सिर्फ एक चीज़ के लिए, सिर्फ और सिर्फ समाज में अच्छे काम करने के लिए। यहाँ एक समस्या और नज़र आती है हर्ष भाई। एक यहाँ दिखता है कि जो आपकी कंपनी है बाबा जी की बूटी जो है, वहाँ आप दवाइयाँ जो बेचते हो, वहाँ से भी तो पैसे आते होंगे। ऐसा तो है नहीं वो अच्छी नहीं चल रही, वहाँ आपकी दवाइयाँ बिक रही हैं, वेबसाइट पे ट्रैफिक भी अच्छा है, सब कुछ है, इंस्टाग्राम पे फॉलोअर भी अच्छे हैं, तो वहाँ से भी तो पैसे आ रहे होंगे ना। आप कह रहे हो ना मेरे पास नहीं है, मेरे को ससुराल वालों से लेने पड़े पैसे। मैंने क्या बोला है, जितना मेरे से हुआ, जितना मैंने मेरे यार दोस्तों से इकट्ठा किया, जितना उनसे हुआ सारे इकट्ठे करके घर के अंदर लगाए हैं। अब जो बाबा जी की बूटी की बात करो, आप पहली चीज़ जो है उसके अंदर दवाइयों का काम मेरा इतना अच्छा लेवल पे था, पूरे विश्व के अंदर मेरी दवाइयाँ ज़ाहिर थी। शायद गाजियाबाद थी या नोएडा, वहाँ पर प्रदर्शनी लगी थी आयुर्वेदिक दवाइयों की,
मेरी दवाइयाँ वहाँ फर्स्ट आई थी, मेरी दवाइयों को सर्टिफिकेट मिला, शील्ड मिली। अब शायद उनके अंदर कोई ना कोई क्वालिटी तो होगी जब फर्स्ट आई होगी। आप स्वयं दवाइयों का काम करते हो, इतना तो आपको पता होगा। 106-7 आदमियों का रोजगार चल रहा था, फैक्ट्री से कमा के खाते थे। मेरी फैक्ट्री पर ताला लग गया तो उन 106-7 आदमियों के घर पर भी ताला लग गया है, जो मेरे से उम्मीद करे बैठे हैं। एक भी अपने घर जाने को तैयार नहीं वापिस। उनके साथ एक इतना प्यार, इतनी प्रेम, इतनी ममता हो रही है, वे सब वहीं जुड़ के रह रहे हैं। मेरे ऑफिस पर ताला लगा, दुनिया बड़ी खुश हुई। आज मैं एक बात बताता हूँ, आप सोच नहीं सकते दवाइयों से इतना रुपया कमाया है, सोच भी नहीं सकते इतना पैसा कमाया है, क्योंकि अपनी दवाइयों का रिजल्ट इतना बेहतरीन, इतना ज़बरदस्त है। लेकिन इतना पैसा कमाने के बाद भी अगर मैंने मेरे घर के लिए 1 रुपया नहीं जोड़ा, मेरे बच्चों के लिए ढंग का एक घर तक नहीं दे पाया, 2012 से दवाइयों का काम है, 26 आ गया। इस 14 साल के अंदर मैं मेरे परिवार को कोई सुविधा नहीं दे पाया। कोई नशा मैं नहीं करता, कोई गंदी हैबिट मेरे में नहीं, कोई बड़ा शौक मेरे में नहीं। मेरा पैसा गया कहाँ? वो पैसा मैंने सोशल मीडिया पे ये लग ना लोगन दिखावा कर रहा है, वो मदद करने में लाया है। पहले अपना घर भूखा, फिर लोग का चंदा लिया है। जो चंदा चंदा चिल्लाते उन्होंने एक बात नोट नहीं करी, जिस लड़की की जिस दिन मदद कर आए मैंने वीडियो डाली है, और उस वीडियो में ये बताया 1100 रुपये इस आदमी ने दिए, 2100 रुपये इस आदमी ने दिए, 500 रुपये इस आदमी ने दिए, बाई नेम। एक आदमी का अगर नाम रह जाता ना, वो मेरे को उसी वक्त व्हाट्सएप पे चोर बोल के, ये बोल के डाला रहा था, मेरे रुपये खा गया। लोगों ने ऐसे हालात बना दिए जैसे मैं चोरी हूँ। मैं उसको हाथ जोड़ के बोला रहा था, भाई अगली वीडियो में तेरा नाम ले दूंगा, तेने स्क्रीनशॉट बाद में भेजा है। इसके बाद अगली वीडियो में मैं उसका नाम ले देता था। ऐसे ऐसे भाई भी आए हैं भाई, जिन्होंने रुपये बुलवा दिए कि यह लड़की मेरी तरफ से वह दिया, पैसा ही नहीं दिया। आज तक उनका नाम उजागर नहीं किया, ना जीवन में कभी लूँ, अपने पास से भरे हैं। आज भी ये हालात हो रही है मेरे घर के बाहर। ऐसा कोई दिन नहीं जाता 10, 12, 15 लड़कियां नहीं आती, मेरी बेटी की शादी है, शादी करवा दे। मन दुख हो है जब वे मेरे घर के बाहर तैसे कैसे जाऊँ हैं, मतलब मेरा दिल पकड़ा जा है। वे एक उम्मीद लेकर आऊँ मैं उन तो एक बात कहूँ, पहले तो अपनी रिश्तेदारियाँ पर मदद लो। वे ना करते अपने एमएलए पे लो, एमएलए ना करता अपने एमपी पे लो। उन तक क्यों वोट दी? उनका जवाब ये होता, बाबूजी वहाँ कोई घुसने ही नहीं देता, जाने ही नहीं देता। गरीब आदमी का मतलब हमने दर्द समझा, उसकी मदद करी तो हम चोर हो गए। जब हम एक पाई पाई का हिसाब दे देते हैं, फिर भी हम कैसे चोर हो जाते, मेरी समझ में ये बात नहीं आई। मेरा इन चीज़ों से इतना मन भर गया, इतना दिल दुखा, मतलब मैं एक दिन इतना रोया। अगर आप ये सोचते हो, कुछ ये सोचते हैं कि ये चुनाव के लिए ये ड्रामे करे होंगे, चुनाव की बात बता देता हूँ। मेरे हल्के के अंदर, एक गांव के एक ही परिवार के अंदर, एक परिवार का मतलब एक जाति की, आंखों में पानी अभी भी आ रहा है आपकी बात सोचते हुए। 11 बेटियों की मैंने शादी करवाई एक परिवार के अंदर, 11 बेटियों की। उन्होंने मेरे को एक वोट नहीं दी। उनका जवाब पता क्या था? यो इसका काम है, यो तो फिर भी करेगा। ये लोगों की मानसिकता हो रखी है। उनको पता ही नहीं कि नेता मंत्री हम काम करने के लिए चुनते हैं। और मेरा दिल इतना दुखा, इस बात से दुखा, मैं बड़ी बड़ी झूठ बोलता, अच्छी दारू बांटता, 50-100 करोड़ रुपए बांटता तो शायद मैं एमएलए होता। किसी लोगों को नहीं चाहता स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, आप इन मुद्दों पर बात करो। हद की बात यह है, लोग जैसी दुनिया आप सोचते हो वैसी दुनिया नहीं, उससे काफ़ी हटके है। भाई साहब, हरियाणा ने आज तक मेरा साथ नहीं दिया है, टांग खींची है। मात्र 20% आदमियों ने साथ दिया है। जिस दिन हरियाणा का यूथ जाग गया और मेरा साथ देना शुरू कर दिया ना, उस दिन मैं सिखाऊंगा राजनीति क्या होती है। राजनेता लोगों को मैं बताऊंगा कुर्सी कैसे छीनी जाती है। मुख्यमंत्री बनने की इच्छा है आपकी? मेरी कोई मुख्यमंत्री बनने की इच्छा नहीं, मेरी राजनीति सुधारने की इच्छा है, किंग मेकर बनने की इच्छा है। ये जो आपने दवाइयों वाली बात की, जब ऐसा कुछ था ही नहीं, मतलब आप कह रहे हो भी ईमानदारी से काम किया, सब कुछ बढ़िया था, दवाइयों की क्वालिटी भी अच्छी थी, ताला क्यों लगा दिया फिर? आम आदमी को तो यही समझ में आता है कि कुछ गड़बड़ होगी जब ये ताला लगाया।
सरकार अपनी तरफ से कोई भी जब कार्य करती है, देखो उनका अपना कार्य अपना तरीका होता है, रेड कहीं पे भी कर सकती है, लेकिन मुकदमा आप पे तब दर्ज होता है जब आपके अंदर कोई कमी मिलती है। जब हमारी दवाइयों के अंदर कोई कमी हो, उसकी कोई रिपोर्ट आ जाए, रिपोर्ट आने के बाद अपराध साबित हो जाए, तभी तो कुछ कार्रवाई होती होगी। हमारे पे कार्रवाई कैसे हुई है? सैंपल भरे गए हैं, सीधा मुकदमा दर्ज, बीएनएस की धाराएं लगा दी, तुरंत हर्ष शिकारा को उठाओ, नीचे से जमानत कैंसिल कर दी। आज आपको एक और राज की बात बताता हूँ, मैं ये जो दवाइयों का काम है, वो काम ना तो मेरा है ना मेरे नाम है, मैं सिर्फ ऐड करने वाला हूँ, एडवर्टाइज करने वाला। दवाइयों का जो मालिक है वो तो और भाई है। अब मैं ऐड करने वाला हूँ, ऐड करने वालों पे मुकदमे दर्ज होते हैं, तो इन सभी पत्रकारों पे मुकदमे दर्ज होने चाहिए जो 10, 12, 15 हज़ार रुपये लेके ऐड करते हैं। सब उन एक्टरों पे मुकदमे दर्ज होने चाहिए जो किसी शैम्पू की, किसी तेल की, किसी साबुन की ऐड करते हैं। होने चाहिए, नहीं होने चाहिए? अकेला हर्ष शिकारा पे मुकदमा दर्ज क्यों? और मुकदमा भी कैसे? पहले दवाइयाँ लेके गए हैं, अभी तक उनकी लेबोरेटरी की जांच की रिपोर्ट ही नहीं आली। उनके अंदर जब तक भाई साहब कोई कमी ही नहीं पाई, तो मेरे पे मुकदमा किस बात का? यानी कि क्राइम ही नहीं हुआ तो मुकदमा किस बात का? बात सिर पे एक है कि हम किसी भी मुद्दे पर खुल के चर्चा करते हैं, और ये चीजें सत्ता में बैठे, जो कुर्सी पर बैठे जो इंसान, उनसे देखी नहीं जाती। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने एक बात कही थी, आप कुर्सी पे बैठने वाले नहीं बन सकते तो कुर्सी को हिलाने वाले जरूर बनो। उनको लगता हम कुर्सी को तो हिला तो रहे ही हैं, कभी बैठ ना जाए। लड़ाई है ये। लोग खूब हंसे, खूब मजाक बनाया, अब फंस गया, अब ये हो गया। उनको मेरा ये दुख दिखाई नहीं दिया कि तुम्हारे लिए बुरा क्या किया, तुम्हारे लिए लड़ी तो रहा है, की बात ही तो कर रहा है। ऐसी ऐसी बातें बोल दी, हमारे भगवान का मजाक उड़ाया, हमारे धर्म का मजाक उड़ाया। भाई साहब एक वीडियो दिखा दो जिसमें मैंने धर्म का मजाक उड़ाया हो। मैं बोला हूं पाखंडवाद के खिलाफ। धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ तो बोलते हो आप। धीरेन्द्र शास्त्री धर्म है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। नहीं, धर्म तो नहीं है। फिर इंसान होगा क्या? पाखंडवाद नहीं फैला रहा? ठीक बात है। जब वो एक यात्रा पे थे, अब आप बताना हम गलत है या सही है, उस वक्त उनको एक डॉक्टर की ज़रूरत पड़ी। 4 से 5 किलोमीटर पैदल चलते। दूसरों का इलाज, वो कैंसर जैसा भयंकर इलाज पर्ची से ठीक कर देते हैं, खुद का बुखार ठीक नहीं हुआ। क्या हमारा ये सवाल करना गलत था? लोगों ने सीधी हमारे को माँ बहन पता नहीं कैसी कैसी गालियाँ देनी शुरू कर दी। हरसुद्दीन, जट मुल्ला, मुल्ले की औलाद, और पता नहीं क्या क्या। छोटी सी बात से मतलब आप धर्म के रक्षक हो, दूसरी की माँ बहन को तो गाड़ियों से भर देते हो। कैसे हो सकते हो आप धर्म के रक्षक? वास्तविकता तो ये है, जितने गाड़ी देने वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ स्वार्थी लोग हैं, जो धर्म की आड़ का नकाब पहन के, धर्म की आड़ में नकाब पहन के अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। ये धर्म के रक्षक नहीं, धर्म को बदनाम इन लोगों ने कर दिया। जिसकी आप अभी बात कर रहे हो पाखंडवाद को लेके, वो क्या धर्म का प्रचार फ्री में करता, मुफ्त में करता है? आप बुलाओ अपने यहाँ पे जहाँ बैठे हो, एक प्रोग्राम करवाओ उनका, जिनका भी आपने नाम लिया। 1 करोड़ रुपया फीस लेता है यहाँ तक आने की। आप नाम लेने से भी झिझक रहे हो। धीरेन्द्र शास्त्री मुकदमे का डर तो नहीं है? भाई साहब चल रहे हैं दुनिया भर के, क्या डरना है? मुकदमे ऐसे ऐसे चल रहे हैं, आप सोच के हंसोगे। हिंदुस्तान के अंदर क्या ऐसी कोई धारा किसी को आप बधाई दोगे और आप पे मुकदमा दर्ज हो जाएगा? संविधान में तो नहीं है मेरे पे मुकदमा लगा हुआ है। क्या कोई ऐसी धारा है? एक 250 गज का मेरे पे प्लॉट कब्जाने का मुकदमा लगा हुआ है, अखबारों में निकलवा दी। हर्ष शिकारा तो इतना बड़ा बाहुबली है कि प्लॉट कब्जा लिया, प्रशासन ने कार्रवाई करने से भी मना कर दिया। और मैं ये पूछ रहा हूँ जज साहब से, जज साहब ये तो बता दो प्लॉट कौन सा है? स्वयं जज साहब को भी नहीं पता प्लॉट कौन सा है। शिकायतकर्ता जो है उनका भी प्लॉट नहीं है, उनको भी नहीं पता हमारा प्लॉट कहाँ है। हद की बात नहीं है। इल्जाम तो एक और है। मैंने परसों एक ऐसी रील देखी थी, उसमें एक भाई इल्जाम लगा रहा था 2009 में आपने किसी डॉक्टर की कोई गाड़ी उठाई, डॉक्टर का अपहरण किया, इस प्रकार का कोई इल्जाम था। देखो वो लोगों का काम है, मेरे को तो पता नहीं इन बातों का, ये कहाँ से आ जाती हैं, कौन करता है, कैसे करता है, दूर दूर तक इन बातों का नहीं पता।
नहीं, इस प्रकार के इल्जाम ऐसा तो है नहीं कोई कोई दिन भर बैठा है कोई एआई में हर चिकारा के ऊपर कौन सा इल्जाम लगाना है वो बात बना रहा है। कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं तो लिंक होगा, किसी प्रकार की कोई बात होगी। भाई साहब इल्ज़ाम की बातें ऐसी है, आपको बदनाम करने वाले आपकी हर बात को एक मुद्दा बना देते हैं। आप किन किन मुद्दों को सच मानोगे, क्या पता क्या से क्या क्या बना देते हैं। ये भी बना रखी मैं 100 200 पता नहीं कितने करोड़ का मालिक हूँ, मेरे को खुद ही नहीं पता मैं कितने करोड़ का मालिक हूँ। ये बस इन चीज़ों में ही सुनता हूँ। एक और मुद्दे की बात बताता हूँ, लोगों ने मेरे को भरपूर गालियाँ दी भर भर के एक बात के ऊपर, पाखंडवाद के लेके ऊपर जब हम बोले, मैंने एक बात बोली थी कि कृष्ण भगवान जो थे उसकी शादी में बिला हर्ष चिकारा ने बोल दिया कि 1 लाख गायें काटी गई थी। इस वीडियो की उससे काफी आपका वो हुआ सुना था। होगा, बिला हमारे धर्म की ऐसी तैसी कर दिया, हमारा धर्म बदनाम कर दिया। काफी आहत हुई उनको। पहली बात तो आहत उनको तब नहीं हुई भाई, ये जो इनको क्या बोलते हैं, ये जो जैसे कि धीरेन्द्र शास्त्री क्या हैं, कथावाचक। कथावाचक, ये जो कथावाचक अपनी कथाओं में कहते हैं, तब आपकी भावनाएं आहत नहीं होती। दूसरी बात, आपके जो गूगल देवता जिसको आप सत्य मानते हो, ये गूगल पे मैंने सर्च किया है कृष्ण भगवान की शादी में कितनी गायें काटी गई। अब आप पढ़ो क्या लिखा हुआ था गूगल पे सर्च करने से, एक बार गौर से पढ़ना, यहीं से पढ़ लो। एक लिखा हुआ 1 लाख गाय इसमें लिखा काटे हुआ जाने का 1 दावा लाख है। गायें काटे जाने का दावा किया है। दावा। हर्ष चिकारा ने तो नहीं किया ना ये दावा, दावा है ये भी, हाँ। मैंने तो नहीं किया ना। अब इस पे आप चेक करोगे तो इसमें लिखा हुआ था सोशल मीडिया का दावा है, वास्तविक का दावा है, रुक्मणी के विवाह में 1 लाख गायें, 2 लाख खरगोश, 3 लाख कछुए, पता नहीं क्या क्या लिख रखा है। ये कथावाचक अपनी कथाओं में बोलते हैं। भाई साहब ये हर्ष चिकारा के शब्द नहीं है, हर्ष चिकारा वो बोल रहा है जो कथावाचक बोल रहे हैं। मैं इसीलिए कहता हूँ ये आपके धर्म को बदनाम कर रहे हैं, हमारे धर्म को बदनाम कर रहे हैं। और हम उनका बांडा फोड़ते, हर्ष चिकारा के सिर पर बांडा फोड़ रहे हैं, हर्ष चिकारा ने बदनाम कर दिया 1 लाख गाय काटने का। ये आपका जो अभी रिसेंटली उद्घाटन हुआ है घर का, इसमें भी एक पोस्टर वायरल हो रखा है सोशल मीडिया पे, वो भी काफी चल रहा है। आप इस प्रकार के लोगों को बोलते नहीं हो कि ऐसे पोस्टर क्यों लगा के आप घूम रहे हो, किसी को क्यों कोशिश कर रहे हो। धीरेन्द्र शास्त्री हैं उसमें, साध्वी देवा ठाकुर हैं उसमें, और उनको ये दिखा रखा है कि इनकी जो ऐसी कोई बातचीत है उसको डांडा नौली वाले की बात दिखा रखी है कि इनको जुत्ती पे नोक पे रखूँ मैं। लगभग मेरा मानना ये प्रोग्राम के अंदर जो मेरे से मिल के गए, खाने के हिसाब से, हलवाइयों के हिसाब से, टीम के हिसाब से 60,000 आदमी ऐसे थे जो घर के प्रोग्राम तक पहुँचे। कई हज़ार आदमी ऐसे थे जो जाम के कारण वापस चले गए। घर तक आने के 5 रास्ते थे, 500 रास्ते 5-5 किलोमीटर दूर तक वो लोग थे। अब सब आदमियों को हम पर्सनली तौर पे तो जानते नहीं, सब आदमी ऐसे ये भी नहीं है कि हम पहले मिले हुए हैं। अब वहाँ कौन क्या लेके आता है, वहाँ दोस्त भी आया दुश्मन भी आया। उसके अंदर एक बात बताओ, अब जो पोस्टर लेके आया है, जिस पोस्टर की आप बात करते हो, वहाँ पे तो बहुत सारे आदमियों की जेबें भी काटी गई है। क्या वे चोर भी हम लेके आए थे? वहाँ पे तो बहुत सारे आदमियों के फ़ोन भी चोरी हो गए, पैसे भी चोरी हो गए। क्या वे भी हमने करवाए हैं? क्या है, कुल मिला के जो आम जनता है वो पाखंडवाद से पक चुकी है। उनकी अपनी जो मानसिकता, उनकी अपनी सोच है, वो कुछ भी छपवा लाते हैं, कुछ भी कर देते हैं। अब उसमें हर्ष चिकारा का क्या दोष है? जब लोग आपको जब मुस्लिमों का जब सपोर्टर बताते हैं और हिंदुओं के विरुद्ध बताते हैं, और अलग अलग प्रकार के नाम, जैसे अभी आपने मेंशन भी किया कि अरसुद्दीन कह देते हैं, इस प्रकार के जटमुल्ला कह देते हैं, इस प्रकार के नाम देते हैं, आपके दिमाग में क्या आता है कि मैं गलत कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ, या क्यों कर रहा हूँ? मेरे दिमाग में ये आता है मैं किन भेड़ों के साथ लड़ रहा हूँ, किन भेड़ों के लिए लड़ रहा हूँ। क्यों ना हम भी एक अच्छा नारा लगाए, जय श्री राम, अच्छा लाल पटका पहने, अच्छा लाल बाणा सिलवाएं, 1000-1200 रुपये में लाल बाणा तैयार हो जाएगा, लंबा हाथ तिलक लगाएं, सुबह शाम आरती करें। क्या ज़रूरत है काम करने की? घर पे बैठे आराम से एंजॉय करें हम भी, है ना। हम भी कहीं भी जाके नारे लगा दे मंदिर बनाओ, क्या ज़रूरत है? स्कूलों की तोड़ दो, कॉलेजों को तोड़ दो, यूनिवर्सिटियों को तोड़ दो। अगर मंदिर मस्जिद से ही देश का हाल होता है तो फिर मेरा मानना ये, घरों में मत रहो, हर चीज़ को मंदिर मस्जिद बना दो। भाई साहब बात ऐसी है, मेरा मानना ये है जो पाखंडवाद है वो धर्म को भी खा गया, संस्कृति को भी खा गया, शिक्षा को भी खा गया, स्वास्थ्य को भी खा गया, रोजगार को भी खा गया। मुद्दों तक लोगों की सोच को पहुंचने नहीं देते।
हमारे जैसे कुछ आदमी अगर मुद्दों की बात करते तो उसको दे गाड़ियाँ, दे गाड़ियाँ, दे गाड़ियाँ। या तो कांग्रेसी बना दो, या उसको मुस्लिम बना दो, या पाकिस्तानी सपोर्टर बना दो, या बाहर से फंडिंग वाला बना दो। आपका जो फंक्शन था उस फंक्शन में मैंने एक चीज़ नोटिस की कि वहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे थे जो सहारनपुर इन्फ्लुएंस के या मेवात इन्फ्लुएंस के लोग जो मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। क्या कुछ खास लगाव नज़र आता है आपका इस टाइप के लोगों के साथ? भ्राताश्री प्रेम नहीं पता कहाँ हो जाता है। आपको वो दिखाई दिया, आपको एक लड़का और दिखाई नहीं दिया जो मलोड पंजाब से आया हुआ था, सरदार जी था, रोहतास नाम था, ई रिक्शा चलाता है, जिसके पिता की मृत्यु हो चुकी है, जिसका भाई नहीं है, भाई की मृत्यु हो चुकी है, 500 से 600 रुपये कमाता है वो ई रिक्शा चला के। वो लड़का यहाँ मेरे पास 3 दिन रुका। मैं जब घर के अंदर आया तो मैं पोछा लगा रहा था, तो मेरे साथ उठा कर पोछा लगाने लग गया और मेरे हाथ से छीन कर, भाई ये क्या कर रहे हो आप? मैं बोला हम पर्दे के पीछे अपना काम स्वयं करते भाई, आप हमारे लिए आए हो, आप हमारे मेहमान हो, रेस्ट करो। बोलने से भी नहीं माना। उस लड़के ने उठा के सारे शीशे साफ किए, 3 दिन घर में काम किया नौकरों की तरह। मेरे दिल दिमाग में से मतलब मैं स्वयं स्वयं को कोसता रहा, मैं इसको ऐसा क्या काम दे सकता हूँ। वो लड़का ये बोल रहा है भाई मैं आपके पास रह सकता हूँ, अब मैं उसको ऐसा क्या काम दूँ, क्योंकि मैं खुद ही बेरोजगार हो रहा हूँ। जो वास्तविकता कहानी है वो ये है, मेरा घर कैसे चल रहा है वो मुझे ही पता है। जब आपके सारे खाते सील कर दिए जाए, आपका घर सील कर दिया जाए, आपका कारोबार जीरो कर दिया जाए, सिर्फ एक चीज़ को लेके कि आप सरकार के साथ क्यों नहीं चलते, आप सरकार के खिलाफ कैसे चलते हो। हालांकि मैं सरकार के खिलाफ नहीं हूँ, मैं हूँ विचारधारा के खिलाफ। विचारधारा जो भी गलत होगी उसके खिलाफ आवाज़ उठाना हमारा मौलिक अधिकार है। अब वो जो लड़का है उसकी एक लड़की है, मेरा दिल दुख रहा जिस दिन वो जा रहा था कि इस लड़के को ये उम्मीद है कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, मैं इसको काम दे सकता हूँ। मैं अब अंदर से इसको ये क्या दिखाऊं भाई, कर्जा पर्जा लेके वो घर बन तो गया। असली ज़िंदगी का, असली कहानी का तो मेरे को ही पता है। तो उस लड़के को देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं थे। मेरे दिल दिमाग में न्यू आया ये 3 दिन अपने घर आ होता तो शायद ये 500-600 रुपये कमा लेता। इसकी डैडी मर गई, इसके घर में चून या ई रिक्शा चलाया था। मैंने उसको जाते टाइम 3100 रुपये दिए, उसने मना कर दिया। पाजी मैं आपकी सेवा के लिए आया हूँ। पाजी आप मेरी सेवा के लिए आए हो, लेकिन आपके बच्चे वहाँ भूखे हो गए, मैं आपके बच्चों का पेट नहीं काट सकता। ये सम्मान लगा लो या कुछ भी लगा लो। वो लड़का अपने घर चला गया। वो मेरे से पल पल की मैं उससे रिपोर्ट ले रहा था, पाजी आप कहाँ पहुँच लिए। वो मेरे को बताता है मैं यहाँ से अब ट्रक में बैठा हूँ। यहाँ से मैं उसकी भावनाएं समझ रहा था कि ये ट्रक में इसलिए बैठा है अपना किराया वगैरह बचाने के लिए। इस प्रकार की बातें करते वक्त आप इमोशनल, हाईली इमोशनल हो रखे हो। आंखों में लोगों को होंगे स्क्रिप्टेड कर रखा है सारा का सारा मामला। भाई मतलब सॉलिड आदमी, जबरदस्त आदमी, बॉडी बिल्डर और टाइप यूं दिखने लग रहा और इतना इमोशनल। पाजी गरीबी बहुत नजदीक से देख रखी है, गरीब की क्या हालत होती है ये अच्छे से जानते हैं। एक गरीब का क्या दुख दर्द होता है वो बड़े अच्छे से जानते हैं। अंदर से बहुत स्ट्रोंग हूँ मैं जेल जाने से नहीं डरता, मैं मरने से नहीं डरता, मैं कटने से नहीं डरता। मेरे जीवन का हर एक ड्रीम पूरा हो गया। मेरा ये आखिरी ड्रीम था मेरे परिवार के लिए घर बना के देना, ताकि मेरे बच्चे ये ना कोसें मेरी पत्नी पर्दे के पीछे सबसे ज्यादा रोती है। वो इसलिए उसको 1 मिनट का ही नहीं पता मेरे पति के साथ क्या हालात हो जाए। और घर से निकलता हूं कभी ये नहीं पता होता मैं वापिस आऊंगा या नहीं आऊंगा। मेरी पर्सनल किसी के साथ दुश्मनाई नहीं है। मैं समाज की लड़ाई लड़ने के लिए, समाज को सुधारने के लिए हम नहीं देख सकते ये चीज। किसी ने बोल भी नहीं रखा कि भाई तू समाज की लड़ाई लड़, लेकिन ये हमारा अधिकार है। मैं गरीब आदमी को नहीं देख सकता। वो भाई अपने घर जा चुका, उसके पीछे की बातें वो मेरे दिल दिमाग में घूम रहा है, मैं उसके लिए कर क्या सकता हूँ। मेरी यही सोच मेरे को परेशान करती है। इसी चीज ने मेरे को अमीर नहीं होने दिया। भाई साहब जब इतनी बड़ी सोशल मीडिया मेरे पास, मैं भी किसी चीज का प्रचार कर सकता हूँ, रोज के 1-2 लाख रुपए कमा सकता हूँ प्रचार करके, जो मेरा अधिकार भी है। मैं भी कुछ भी बेच सकता हूँ किसी के बाहर जाके, किसी के घर जाके। आज तक हर चिकारा किसी भी प्रोग्राम में जाके 1 रुपया अपने घर लेके नहीं आया, दे के आया है। अब मैं प्रोग्रामों में इसीलिए नहीं जाता, मेरे पास तेल के पैसे नहीं है, अपने घर बैठा हूं।
रही चंदा चंदा चंदा, चंदे से घर चल रहा था जब तक चढ़ाई चली। किसी से चंदा नहीं लिया, जितनी मदद दे थी वो करनी बंद कर दी। मेरा नुकसान नहीं हुआ है, नुकसान उन बहनों का हुआ जो मेरे घर के बाहर आके मेरे को गालियां दे देखे गई हैं। एक तेरे से उम्मीद थी भाई, तू भी फोन फोड़ना में अच्छा लगा था, तू भी उन चोरा जैसा चोरा जैसे नेता मंत्री हो। अब ये गाली जब आपके सामने देकर जा हुए और खड़ा खड़े आप सुनो हो और उनकी आंखों में आंसू होते हैं, तो पता क्या होता है, आप इसकी आखिरी उम्मीद थे, आपने इसकी आखिरी उम्मीद तोड़ दी। ये दुख होता है अंदर से, कर भी क्या सकते हैं पाजी। आपको नहीं लगता आप जैसे इमोशनल आदमी कभी एमएलए एमपी पॉलिटिशियन बन पाएगा? एक्सट्रीमली इमोशनल। सपने सारे खत्म हो चुके हैं असलियत में, सपना नहीं है कोई भी। एक यो जो समाज को लेके था, यो अब ये घर के ताले लगे, ये चीजें हुई ना, खत्म हो गए हैं। क्योंकि लोगों के जो हालात देखे ना, मतलब किसी के ताला लगने पे इतनी जो खुशी देखी उनकी आंखों में, चलो ठीक है जो भी है, सबकी अपनी सोच होती है। दुश्मन के घर भी ताला नहीं लगना चाहिए। नहीं, बहुत सारे लोगों ने आपको सपोर्ट भी पूरा किया है, पूरा जोर लगा के सपोर्ट किया है। सोशल मीडिया सपोर्ट से भी उतना ही भरा था। मैंने आपको ये बोला 20% आदमी ऐसे हैं जो असलियत को समझते हैं, जो जागरूक है, जो जिंदा दिल हैं, जो किसान नेता है, किसान योद्धा हैं, या किसी आंदोलन में लड़ते हैं, या हमारे खाप सरदारी के चौधरी हैं, वो अपने बच्चों के लिए हर वक्त स्टैंड लेंगे। वे आदमी हैं, लेकिन वे 20% है। उनकी लड़ाई 80% के साथ है। पाजी मैं हर महीने 3 4 5 तो तारीखें भुगतता हूँ। मेरी जितनी जो भी तारीखें, मेरा पर्सनल कोई केस नहीं है, 751 का मुकदमा भी नहीं मेरे पे, समाज को लेके हैं सब। हर महीने हरासमेंट होती है, घर के बाहर कब सीआईडी आ जाए, कब पुलिस आ जाए, या कब कौन सा विभाग आ जाए पता नहीं चलता। हम घर के बाहर पानी भी फेंक देते हैं, वो भी दूसरे तरीके से देखा जाता है। जब हम जिस 2238 मकान में रहते थे, उसका मंथली महीने का 4000 रुपये भी लाया करता। 2022 के अंदर जब पहली बार रेड पड़ी तो उस मीटर को भी उखाड़ के दूसरा मीटर ला कर गए। हमने बोला भाई ये मीटर क्यों उखाड़ा, इसका कारण क्या है? बोला ऊपर से आदेश, ऊपर पूछो। हम बिल भर रहे हैं पूरा, तो मीटर उखाड़ने का क्या वो? जब ऊपर किससे पूछे, ऊपर जाके पूछा तो ऊपर का जवाब ये था भाई और ऊपर सरकार से पूछो, सरकार के आदेश है। लास्ट अंतिम पड़ाव जहाँ था वहाँ पूछा भाई किस लिए मीटर उखाड़ा, तो उनका जवाब ये था भाई आपका बिल कम आता है। वो मीटर लगा के गए जिससे हमारा बिल मंथली को चलाए ना चलाएं 60 से 65 हज़ार रुपये आया था। मतलब हर तरह की हरासमेंट जेल जेल के यहाँ तक पहुँचे हैं। अगर जिन लोगों को लगता है चंदे के सारे हर शिकारा चल रहा, तो अभी तक किसी पार्टी को ज्वाइन कर लेता। उसके अंदर लालच होता, लोभ होता। लालची आदमी हर चीज़ में पैसा ढूंढता है। अपनी सोशल मीडिया से मैं पैसा कमाता, लोगों की ऐड करके मैं पैसा कमाता, 2 नंबर के काम करके मैं पैसा कमाता। कौन सी स्टेज ऐसी आएगी लास्ट जब आप बीजेपी ज्वाइन कर लोगे कि मतलब इस हद तक तो मैं रुकूंगा और इस हद तक इसके बाद मैं कर ही लूंगा फाइनली बीजेपी ज्वाइन? इससे आगे क्या स्टेज लेके आओगे आप? जिन हालातों से मैं गुजर रहा हूँ पिछले जो 2 महीने हैं, एक हफ्ते के अंदर आपके घर के बाहर 103 से 4 गाड़ी आ जाती हैं सरकारी अधिकारियों की, जो आपके 7 साल 8 साल के बच्चे से भी गंदगी से ये पूछती हैं तेरा बाप कहाँ है। जो एक मेरी पत्नी को फॉलो करती हैं, घर से बाहर निकलते ही उसके सामने गाड़ी अड़ा के उससे पूछती हैं कहाँ गई वो पंचायती। उसके साथ मैं वो वल्गरिटी यूज नहीं कर सकता, ये कर देंगे वो कर देंगे। उस दुख को मैं ही जानता हूँ, कोई नहीं जानता। इतना होने के बाद तो आदमी कर ही लेता है कि चलो पटका पहन ही लो बीजेपी का। अब तो एक कहावत है जो हमारे अपने लाला जी होते हैं उनके बड़ों से सुनिए कि पुत मर जाए रोजगार ना मरे। यानी कि बच्चा जो होगा वो दोबारा पैदा हो सकता है, रोजगार दोबारा पैदा नहीं होगा। मेरा रोजगार भी खत्म कराया गया है, मेरी हर चीज़ पर ताला लगाया गया है।
घर की ताले की कहानी का पता है आपको? क्या पता है? आपके घर पे ताला लगा दिया था प्रशासन ये ने? क्या पता हुआ, है तो सभी को पता है। कहानी का लगाया क्यों था, कारण क्या था? हाँ, एक चीज ने मेरे को बड़ा निगम वाला नोटिस कुछ? एक चीज ने मेरे को बड़ा सपोर्ट कराया, उनका मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। हमारी सोनीपत की जो पुलिस है ना, पुलिस प्रशासन ने हमारे को परेशान नहीं किया 1% भी। उनको पता था कि ये एक जो भी ऊपर का दबाव है, अपराधी नहीं है ये। उन्होंने पूरे से भी ज्यादा सपोर्ट किया मेरी अभी पूरी तो कह रहे फैमिली थे को। कि आपकी पत्नी को पुलिस वालों ने कहा। एक पुलिस वालों ने नहीं कहा, मैंने बोला अधिकारियों ने। अधिकारियों ने। अधिकारी एक ही तरह के नहीं होते। अब सिविल ड्रेस में कौन अधिकारी आ रहा है, क्या बोल रहा है, कैसे पता लगेगा आपको? आपके घर के बाहर बोलोरो गाड़ी आ गई, 4-5 आदमी उतर गए, सबकी ड्रेस सेम है सिविल, क्या पता आपको कौन सा क्या है, ये किस प्रकार के अधिकारी हैं? आप सामाजिक कार्य कर रहे हो, आपको क्रिमिनल की तरह ट्रीट किया जा रहा है। क्रिमिनल ऐसे ट्रीट थोड़ी होते हैं। क्रिमिनल तो अच्छे से रहते हैं। क्रिमिनल होते तो शायद हमारे साथ ऐसा नहीं होता। बात सीधी सी ये है, जिस इंसान की कमर के अंदर रीढ़ की हड्डी होगी वो किसी भी राजनेता को अच्छा नहीं लगता। रीढ़ की हड्डी का मतलब होता है स्वयं का वजूद, खुद की बैकबोन मजबूत होना। उन लोगों को मेरी बैकबोन मजबूत लगती है, फिर वो मेरा बैकग्राउंड देखते हैं, इसका बाप दादा काका कोई बड़ा नेता अधिकारी रहा है? जी नहीं। इसका बाप मजदूरी करता था, ये भी मजदूरी करता था, इतनी नीचे से उठ के आए तो ये कैसे ऊपर चला जाएगा? फिर आप पे वो प्रेशर बनाते हैं। आपको एक बात आज बता देता हूँ, किसी भी पार्टी का कोई भी नेता हो, वो आपको आम घर से उठ के आए तो कोई भी पसंद नहीं करेगा। आपके अंदर अगर हुनर होगा तो जनता आपको नेता बनाएगी, और जनता जब आपको नेता बना देगी जब वो पार्टी आपके पैरों में आगे बैठेंगी। लेकिन वहाँ तक का जो संघर्ष है, जो स्ट्रगल है, वहाँ तक आप जिंदा रह पाते हो या नहीं, क्या पता कितने अरमान, कितने नेता, कितने मंत्री ऐसे ही कुछ ले गए, मारे गए। अब क्या मैंने एक बात बोली थी, आपने शायद उस बात पे गौर नहीं की। 11 फरवरी को मेरे घर का उद्घाटन, उसके बाद ये नहीं पता घर 2 दिन का या 3 दिन का। जी। मेरे ऊपर क्या प्रेशर है, मैं 26 फरवरी तक एंट्री सेफ्टी बेल पे हूँ, अग्रिम जमानत पे। आज आपके सामने ये बातें पहली बार बोल रहा हूँ, किसी प्रोग्राम में शामिल नहीं हो सकता, किसी सामाजिक प्रोग्राम का हिस्सा नहीं बन सकता, कुछ भी मैं किसी के खिलाफ नहीं बोल सकता, ये मेरे पे पाबंदियाँ हैं। फिर भी मैं आपके सामने बैठ के आपसे बातें कर रहा हूँ। ये सब वो नोटिस जो चिपकाया गया वो 2 जनवरी को लगाया गया था, थोड़ा नोटिस पे बात कर लेते, यानी कि घर को सील। आपने वीडियो के अंदर देखा होगा, उस वीडियो में अंधेरा नजर आता है। जी। सुबह की बात लगती कि सुबह सुबह की वो है। बात रात की है। अब बात क्या है, 2 जनवरी को आप कानून को जानने वाले भी हो, अच्छे पढ़े लिखे भी हो, मैंने आपको देखा है, नोट किया, छोटी छोटी चीज़ों को रिसर्च करते हो। 2 जनवरी के दोपहर के 2 बजे ग्रैप 3 जो लगा था प्रदूषण फैलाने की चीज़ें, 2 बजे वो हटा दी गई थी सोनीपत के अंदर, ज़्यादा धुंध के कारण 2 बजे हटा दी गई थी। ग्रैप 3 जो है उसके आड़ में या उसका बहाना लेके अपना जो घर, अपने घर पे जो नोटिस लगाया गया वो लगाया गया था शाम के टाइम। एक्चुअल टाइम क्या वो मुझे नहीं पता, रात का टाइम था। अब वो नोटिस जब चिपकाया गया उसके अंदर ये बात बोली गई थी कि ग्रैप 3 लग रहा है, इससे प्रदूषण फैलता है। मेरा जवाब ये था, हमारा कंस्ट्रक्शन का काम पूरा हो चुका है दिवाली पे, जब हमारा काम ही पूरा हो चुका है तो प्रदूषण किस चीज़ से फैलता है? उनका जवाब ये था कि प्रदूषण जो फैल रहा है वो फैल रहा है जो पेंट करते हो आप लोग, उससे भी धूल उड़ती है। मेरा सवाल ये था, पेंट तो हो ही नहीं रहा कहीं। आपको भी पता होगा इतना तो कि 5 बजे के बाद सर्दियों में कोई भी मिस्त्री मजदूर काम नहीं करता, अपने घर चले जाते हैं, उनका टाइम 5 बजे का होता है। जी। और जब वो रात के टाइम वो काम ही नहीं करते तो धूल किस चीज़ से उड़ रही थी? या तो उनको काम के लिए रंगे हाथों पकड़ा गया हो, या आप लोगों ने पहले कोई नोटिस जारी किया हो, तभी तो ताला लगा सकते होगे। ताला लगा दिया। ताला लगने से पहले की बात बताऊंगा तो आप हैरान हो जाओगे। 2 जेसीबी घर को गिरने के लिए आ गई थी 2 दिन पहले, नए साल पे मेरे को एक गिफ्ट दिया जा रहा था, यानी कि शायद 31 दिसंबर की बात हो।
समस्या ये आती है, जो वहाँ जेसीबी लेके आए हुए थे वहाँ के ये देखते हैं इस मकान का मालिक हर शिकारा है ही नहीं, गिरोगे किसको? मालिक तो आरती है कोई। बोले आप आरती का हर्ष के साथ कोई ना कोई कनेक्शन ढूंढो। अब आरती का हर्ष के साथ कनेक्शन ढूंढते, कहीं बहन तो नहीं लगती, बीवी तो नहीं लगती, ऐसा कोई कनेक्शन नहीं मिलता। नहीं जी, ये तो रिश्तेदार है। अब उनको ये हो गया मकान तो घेर दोगे, आरती रहती है यूके में, वहां से यूके से उन्होंने केस फाइल कर दिया या ऐसा कोई कदम उठा लिया, क्योंकि लड़ना मेरे को अच्छे से आता है। इस चीज को देखते हुए उन्होंने सोचा ज्यादा बड़ा पंगा हो जाएगा, आप वापिस भेज दो। उन्होंने जेसीबी वापिस भेज दी। लेकिन उनके दिल दिमाग में एक बात रही, बंद करना है तो करना कैसे है। उन्होंने फिर 1 तारीख को छोड़ के 2 तारीख को उसको सील कर दिया और उन्होंने बोल दिया कि कुछ कागजात है जो आपको दिखाने पड़ेंगे, उसके बाद हम इसको खोल देंगे। मेरा परिवार डेली कागज लेके, डॉक्यूमेंट लेके जाता है। हमारी जहाँ पे ज़मीन है नगर निगम के अंदर आती है, रेजिडेंशियल एरिया है, मयूर विहार की रजिस्ट्री हो रखी है। रजिस्ट्री के अंदर लिखा हुआ मयूर विहार, जो कि अप्रूव्ड कॉलोनी है। रजिस्ट्री है, इंतकाल है, प्रॉपर्टी आईडी है, प्रॉपर्टी आईडी का जो टैक्स भरा जाता है वो है। तो मेरे हिसाब से सारे डॉक्यूमेंट होने के बाद भी उसको खोला नहीं गया। बार बार हर जगह हमने धक्के खाए। फिर मेरे लिए तो पूजनीय है भाई, भगवान से कम नहीं है। एक तो गुरुनाम चढ़ूणी जी, राकेश टिकैत जी मेरा भाई, और अन्य जितने भी किसान नेता, मतलब इन दो का नाम स्पेशल क्यों ले रहा हूँ वो बाद में बताऊंगा। पहले जितने भी किसान नेता, जितने भी खाप पंचायत के चौधरी, जितने भी जिंदा दिल आदमी हैं, उन सब ने सोशल मीडिया के माध्यम से जब मुहिम चलाई और ये लगाए तो एक बड़ा जन समर्थन मिल रहा है इसको, कहीं बड़ा मुद्दा ना हो जाए, फिर उसको ऑटोमेटिकली अपने आप रात के टाइम किस टाइम खोल के गए हमें नहीं पता, वो खोल दिया। अब वो खोल दिया तो खोलने के बाद बड़ी चीज जो सामने थी वो ये थी कि किसी भी टाइम इसको घेर सकते हैं। ये बातें मैं आपको इसलिए नहीं बता सकता, मुकदमा चल रहा है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप बिना एडवोकेट से, वकील से पूछे या उनकी सलाह मशुरा करे बगैर बोल नहीं सकते। लेकिन आप ये मत समझना कि वो मकान पक्का है। वो मकान ऐसा है उसको किसी भी टाइम गिराया जा सकता है। अब मैंने वहाँ पे प्रोग्राम किया तो अपना संपूर्ण भाईचारा बुलाया। भाई दुख में तुम साथ खड़े थे तो खुशी में भी तुम ही होगे। वे आदमी आए, उन्होंने वहाँ अपनी खुशी मनाई। अब उस खुशी से भी लोगों को जलन होगी, इतना आदमी किस लिए बुला लिया, इतना आदमी कैसे आ गया। अब लोगों का ये कहना, अगर मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री या कोई भी मुख्यमंत्री या बड़ा मंत्री बड़ी रैली करता है, वहाँ भी 60-70 हज़ार आदमी इकट्ठे नहीं हो सकते। यहाँ एक घर के मुहूर्त में 60 हज़ार आदमी आ गए। 60 हज़ार आदमी वो जो मकान को देखने के लिए आए। सुबह 6 बजे मैं वहाँ खड़ा हुआ था, रात के 11 बजे तक, यानी कि 12 और 5 17 घंटे मैंने खड़ा होके सभी के साथ फोटो लिए हैं, जितना मेरा भाईचारा था। अगले दिन सुबह तक आदमी आए हैं। 50 हज़ार आदमियों का खाना बनवाया, वो कम पड़ गया। 3 हज़ार का फिर बनवाया, वो भी कम पड़ गया। आदमी प्रेम में फिर भी आ रहे थे। खाने की ज़रूरत नहीं, हर्ष भाई से मिलना है, घर देखना है, क्योंकि वो घर, वो मकान उन्हीं लोगों का है। अब उससे अगली चीज़ ये आती है, उन दो आदमियों का जो जिक्र कर रहा था, गुरनाम चढ़ूणी और राकेश टिकैत, उनका स्पेशल नाम क्यों लिया? ये दोनों आदमी जाके प्रशासन से मिले, प्रशासन के अधिकारियों से मिले, उनसे पूछा हमारे बच्चे के घर को ताला क्यों लगा रखा। मेरे घर गए, मेरे घर वालों से मिले, मैं तो था ही नहीं, मेरे बगैर मेरे घर को ढूंढना। अब मेरी पत्नी जो है, मैंने उसको एक बात बोल रखी है, मैं रहूं या ना रहूं, अपने जीवन में 2-3 चीज़ें कभी मत होने देना। हमारा घर चाहे उजड़ जाओ, हमारे घर के नाम का कोई चंदा देगा जाओ ना, मेरे मरने के बाद यो लांछन मत लगने देना। ये बातें चुभती हैं भाई। जब मेरी पत्नी कोई फोटो घेर देती, उसके नीचे भी ये लिखते हैं चंदे का सूट पहन रही, या रद्द होगी। इतने बड़े बड़े ट्रस्ट चल रहे हैं जो लूट का खजाना है, क्या आप लोगों ने आज तक पकड़े हैं? क्या हुआ, किसी के सामने आंसू दिखाते नहीं, दिल दुखता है, दिल रोता है। 1-1 बजे अपने घर घुसता हूँ, सुबह 6 बजे उठ के फिर निकल लेता हूँ, समाज के बीच में रहता हूँ। वह मेहनत, वो संघर्ष किसी को दिखाई नहीं देता।
मेरे साथ हर वक्त 10-20 लड़के रखता हूँ। जो लड़के मेरे साथ रहते हैं उनका जीवन, उनका खाना पीना, उनका भविष्य, उनका सब कुछ अपने सिर पे लेके चल रहा हूँ। उन लोगों को मैं क्या मुंह दिखाऊंगा